अब आगे गौतम के ऐसा करने पर वह लड़की कुछ हद तक शांत हो जाती है। गौतम उस लड़की से बोला, सब ठीक तो है ना? इज एवरीथिंग ओके? तुम्हें घर क्यों नहीं जाना? वह लड़की गौतम की तरफ देखकर बोली, क्योंकि घर पर मेरे भैया भाभी हैं। ये सुनकर गौतम कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हमारी फैमिली ही तो है। उस लड़की ने रोते हुए नाम में अपना सर हिला दिया। वो मेरी फैमिली नहीं है। उन लोगों ने मुझे इन सब लड़कों को बेच दिया था। क्या? उस लड़की की बात सुनकर गौतम इतना ज्यादा शॉक हो जाता है कि गाड़ी के ब्रेक लगा देता है और डिसिप्लिन के साथ उसे देखता है। क्या कहा तुमने? मैं लड़की बोली, मेरे भैया भाभी ने ही मुझे इन लड़कों को बेच दिया था थोड़े से पैसों के लिए। अचानक उस लड़की का रोता हुआ देखकर गौतम को काफी बुरा लग रहा था। गौतम बोला, अच्छा ठीक है, तुम चुप हो जाओ। फिर वो लड़की से बोला, तो फिर अब क्या? अब कहाँ जाओगी तुम? क्या तुम्हारा कोई और रिश्तेदार है यहाँ पर जिसके पास तुम जा सको? वह लड़की बोलती बंद करते हुए ना में अपना सर हिला देती है। नहीं, आप मुझे बस थोड़ा आगे छोड़ दीजिए, मैं चली जाऊंगी। कहीं ना कहीं गौतम बोला, इतने बड़े शहर में जहाँ तुम्हारा कोई अपना नहीं है, कहाँ पर जाओगी तुम? अभी अभी तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह तो सब दोबारा भी हो सकता है। तुम अकेले सेफ नहीं हो। इस लड़की ने गौतम को काफी दुविधा में डाल दिया था। लड़की की उम्र काफी कम लग रही थी, 18-19 साल की। लड़की इतनी छोटी थी कि बच्ची का फायदा उठाने के लिए तो दरिंदे टूट पड़ेंगे इसके ऊपर, और बेचारी खुद को बचा भी नहीं पाएगी। इसे यहाँ अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। गौतम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था इस लड़की के भैया और भाभी पर। आखिर कोई इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है? अपनी ही बहन को भाई कैसे बेच सकता है? गौतम उस लड़की की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने अपना सर उठाकर गौतम को देखते हुए कहा, नम्रता। नम्रता? गौतम ने नम्रता से कहा, नम्रता तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वह लड़की काफी कंफ्यूज हो लग रही थी। हाँ, मेरे साथ, डरो मत। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेले भी नहीं छोड़ सकता। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वह लड़की कुछ नहीं बोल पाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मान जाती है। ठीक है, गौतम हल्का सा अपना सर हिला देता है। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके वहां से दोनों निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आरव जमीन पर दुबक कर बैठी हुई समायरा को गौर से और बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड इमोशन के साथ देख रहा था। जहां अपनी बहन को देखकर उसका दिल फूले नहीं समा रहा था, वहीं उसे समायरा का बिहेव बहुत अजीब लग रहा था। समायरा किसी बच्चे की तरह, जैसे कोई डरा हुआ बच्चा कोने में दुबक कर बैठ जाता है, वैसे बैठी हुई थी। जब नजर उठाकर आरव को देखती है तो वह और भी ज्यादा दुबक जाती है। शानवी हल्का सा झुकते हुए बोली, समायरा, ये आरव है, तुम्हारा भाई। तुम्हें याद है ना? समायरा एक छोटे बच्चे की तरह अपनी बाहों में सिकुड़ लेती है और नाम में अपना सिर हिला देती है। समायरा का जवाब सुनकर आरव चौंक जाता है। समायरा की आंखें आंसू से भर जाती है। वह किसी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए कहती है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। समायरा के मुंह से जैसे ही शब्द निकलते हैं, आरव तो दंग रह जाता है। शानवी समायरा से बोली, समायरा, हम ही तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारा भाई है और मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। क्या तुम्हें हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं? समायरा जोर जोर से रोने लगती है। कौन हो तुम लोग? मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। वैसे रो रही थी जैसे 5-6 साल की छोटी बच्ची। आरव को समझते देर नहीं लगती कि समायरा होश में आने के बाद एक छोटे बच्चे जैसी हो गई है। उसका दिमाग एक 5-6 साल के बच्चे जितना हो गया है। आरव 2 कदम पीछे हो जाता है। उसकी आंखें अभी भी बड़ी थी, धड़कनें अभी तेज थी। वह हम में से किसी को नहीं पहचान रही। पता नहीं इसे क्या हो गया। अब हम क्या करेंगे? आरव आरव एकदम से धड़ाम से सोफे पर बैठ जाता है। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वह सबको क्या हो रहा है। जिस समारा के होश में आने के लिए वह दिन रात दुआएं मांगते रहे, उसे होश में देखने के लिए तो शानवी इतनी बेचैन थी। वह समारा को होश में आई तो किसी हालत में, लेकिन वह सब कैसे? कुछ देर बाद समारा एक चेयर पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में खिलौने थे, चॉकलेट थी जिसे वह खेल रही थी। सामने बैठा हुआ डॉक्टर समारा से बोला, समारा बेटा, अपनी जीभ बाहर निकालो। समारा अपना मुंह खोल के जीभ बाहर निकाल लेती है। डॉक्टर कुछ चेक करता है। आरव बहुत डेप्रेशन से भरी हुई आवाज में बोला, डॉक्टर, मेरी बहन को क्या हुआ है? कितनी मुश्किल से इसे होश आया था, अब ये कैसे बच्चों जैसा बिहेव कर रही है? डॉक्टर ने आरव से कहा, देखिए मिस्टर राव, समारा के साथ जो हादसा हुआ था वह फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा ब्रेक हो चुकी थी। यहाँ तक कि इसके सर पर भी काफी गहरी चोट आई थी।
जिस वजह से वह कोमा में भी रहना पड़ा। ऐसे में होश आने के बाद ऐसे ही कोई एबनॉर्मल हरकत हमने एक्सपेक्ट की थी। शानवी बहुत भारी दिल के साथ डॉक्टर से बोली। समारा ऐसे कब तक रहेगी डॉक्टर? वह ठीक कब होगी? ठीक तो हो जाएगी ना, डॉक्टर बोला। सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानता। होने को तो समारा की हालत कुछ घंटे में भी ठीक हो सकती है, ना होने को शायद कुछ साल लग जाए या जिंदगी भर ऐसे ही रहे। ये सुनकर तो आरव और शानवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह एक बेजान सी लाश की तरह कुर्सी से लग जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? शानवी की आंखें आंसू से भर जाती है। डॉक्टर ने उन दोनों को समझाते हुए कहा, देखिए हौसला रखिए, आप कोशिश कीजिए कि समारा को ज्यादा से ज्यादा खुश रख सके। उसकी दवाइयाँ, उसका खाना पीना, फिजिकल एक्टिविटी पर अच्छे से ध्यान देना होगा। और हाँ, जबरदस्ती से कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसके अंजाम खतरनाक भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद सब लोग घर पर आते हैं। समारा नींद में झूल रही थी। आरव ने समारा को पकड़ रखा था। आरव अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर आरव का कलेजा फट जाता था। कहाँ वो बंदरिये की तरह हंसती खेलती उछलती कूदती रहती थी, और कहाँ ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जिस बहन के पैरों में आरव ने कभी धूल तक लगने नहीं दी, वह बहन आज उसके सामने इतनी तकलीफ और इतने कांटों से गुजर रही है। शानवी तो हर पल समारा के होश में आने की दुआ मांगती थी, ताकि वह होश में आए और सारी गलतफहमी दूर हो जाए, और वह अपने मुंह से आरव को बताए कि उसका रेप अद्विक ने नहीं किया। कमरे में आरव समारा को बिस्तर पर सुला देता है। उसने अपने टॉयज को हक करके रखा था, और आरव प्यार से उसके पास बैठकर उसके सर को सहलाने लगता है। आरव की आंखों के दर्द और भरे इमोशन को देखकर सानवी को बुरा लगता है। इसकी हालत तो पहले से इतनी खराब थी, अब तो ये हमें भी नहीं पहचान पा रही। पता नहीं क्या लिखा है इसकी किस्मत में। शानवी ने आरव से कहा, सब ठीक हो जाएगा। हमें तो भगवान का शुक्र करना चाहिए कि कम से कम हमारी सेम कोमा से बाहर तो आ गई। वह हमारे साथ तो है, एक जिंदा लाश तो नहीं है। रात को गौतम नम्रता को लेकर बंगले में पहुंचता है। कबीर फिलहाल बंगले में मौजूद नहीं था। आज के बाद तुम यहाँ रहोगी, ये सुनकर नम्रता चौंक जाती है। क्या मैं यहाँ पर? गौतम ने हल्का सा अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ यहीं पर। नम्रता बहुत ज्यादा हैरान, उसने कभी सपने में वे इतने बड़े बंगले का ख्वाब नहीं देखा था। आज सीधा उसे यहाँ रहने को मिल रहा है। क्या आप यहीं पर रहते हैं? गौतम बोला, हाँ ये मेरे बॉस का बंगला है और मैं उनके साथ रहता हूँ। अयाना सीढ़ी से उतरते हुए नीचे आ रही। गौतम बंगले में किसी लड़की के साथ आया है, ये देखकर वह अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। हेमंता भी अयाना को देखती है। अयाना उन दोनों को कंफ्यूजन में देख रही थी। वह वहां पर आकर गौतम से बोली, गौतम इतनी रात को तुम कहाँ से आ रहे हो, और ये लड़की कौन है? गौतम ने अयाना से कहा, ये हमारी मेहमान है, उसके बाद यह यहीं पर रहेगी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या इसे आप अपने साथ रख सकती हैं? थोड़ा डरी हुई है। डरी हुई? लेकिन क्यों? और ये है कौन? क्या ये तुम्हारे रिश्तेदार है? डोंट टेल मी गौतम की ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। नम्रता और गौतम दोनों चौंक जाते हैं। गौतम एकदम से ऑकवर्ड हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। एक्चुअली वह बात यह है कि ये लड़की मुझे रास्ते में मिली। उसके बाद गौतम अयाना को सारी बात बताता है कि कैसे वह नम्रता को गुंडों से बचाकर लेकर आया। उसे घर नहीं जाना था, इसलिए वह उसे यहाँ लेकर आया। सारी बात बताने के बाद अयाना हैरान थी। ओह माय गॉड, ऐसी भी फैमिली होती है? मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। उसके बाद अयाना नम्रता का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ। डोंट वरी, मैं हूं ना। नम्रता के एक्सप्रेशन हल्के से नॉर्मल हो जाते हैं, वरना वो थोड़ा डर गई थी। उसके बाद अयाना गौतम की तरफ देखकर बोली, इसे तो मैं रख लूंगी, लेकिन उस डेविल को कौन समझाएगा? डेविल का नाम सुनकर अचानक नम्रता हैरान और कंफ्यूज हो जाती है। डेविल? मतलब इस बंगले में डेविल भी रहता है? अयाना अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, हाँ रहता है एक डेविल। गौतम अयाना से बोला, बॉस को मैं संभाल लूंगा, आप प्लीज इसे कुछ खिला दीजिए। ये बोलकर वहां से चला जाता है। निम्रता तुरंत बोल पड़ी, हाँ मुझे मुझे वाकई में भूख लगी है। ये बोलकर वह बेचारा सा मुंह बना लेती है। अयाना हल्का सा हंस देती है। कुछ देर बाद अयाना सीढ़ियों के पास पहुंचती है कि तभी अचानक उसकी धड़कनें रुक जाती है जब वह नीचे नम्रता को अपना सर झुकाकर खड़ा हुआ पाती है। वह भी डेविल कबीर के सामने। वह फटाफट भाग कर नीचे आती है और नम्रता को पकड़कर एकदम से पीछे करके कबीर को गुस्से में डांटने लगती। खबरदार कबीर, मैं तुम्हें जान से मार डालूं अगर तुमने इसके साथ कुछ भी किया तो। दूर रहो इससे तुम। अचानक अयाना की हरकत पर कबीर कंफ्यूज हो जाता है। तभी गौतम वहां पर आता है। गौतम को देखकर कबीर ने कहा, ये लड़की कौन है गौतम? गौतम ने कबीर को जवाब दिया,
बॉस, ये मेरी मेहमान है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसे यहाँ पर रख सकता हूँ? मैं इसका अरेंजमेंट कहीं और करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही वह होगा मैं इसे शिफ्ट कर दूंगा। तब तक के लिए यहाँ पर रह सकती है। आयाना निम्रता के पास पीछे लेती है। उसे अपने सपने को याद करके डर लगने लगता है। तभी कबीर गौतम से बोला, हाँ ठीक है, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, अगर तुम्हारी मेहमान है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर कबीर काफी कंफ्यूजन नजरों से अयाना की तरफ देखता हुआ वहां से चला जाता है। अचानक ये सुनकर कुछ क्या हुआ ये सोचकर तो अयाना भी हैरान थी। डेविल इतनी जल्दी कैसे मान गए? अयाना को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर इतनी आसानी से कैसे मान गया। गौतम उनके पास आकर बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना? अयाना तुरंत होश में आते हुए बोली, हाँ सब ठीक है। दूसरी तरफ समायरा अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में उसकी डॉल थी जिसके साथ वह खेल रही थी। तभी आरव कमरे में एंट्री करता है। आरव को देखकर समारा डॉल को अपने सीने में ऐसे छुपा लेती है जैसे कि उसे डर हो कि आदमी उससे छीन ले जाएगा। मैं अपनी डॉल नहीं दूंगी। आरव समारा से बोला, नहीं मैं तुम्हारी डॉल लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। समारा ये सुनकर कंफ्यूजन में बोली, क्या? नौकर के हाथ में एक बड़ा सा टेडी बियर देखती है। ओ माय गॉड, इतना बड़ा टेडी बियर, ये कितना सुंदर है। समाया फटाक से बिस्तर से खड़ी होकर भाग जाती है और उस टेडी बियर को अपनी गोद में लेती है। ये तो मेरे जितना बड़ा है, थैंक यू आरव। ओ थैंक यू बोलती है। आरव हल्का सा मुस्कुरा देता है। वह समायरा के पास आकर बोला, मैंने तुम्हें इतना बड़ा टेडी बियर गिफ्ट किया है तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? इस पर समायरा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ ठीक है। आरव ये सुनकर मुस्कुरा देता है। अपनी बहन को इस हालत में देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। समायरा आरव से बोली, मैं आपको क्या बुलाऊं? आरव ने जवाब दिया, तुम मुझे भैया बोल सकती हो, जैसे हमेशा बुलाती थी। इस पर समायरा को सोचते हुए बोली, ठीक है, थैंक यू भैया। उसने इतने दिनों बाद समायरा के मुंह से भैया सुनकर आरव के दिल में बहुत सुकून मिलता है। दूसरी तरफ कबीर जिम करके रूम में लौट रहा था। तभी गौतम वहां आया। गौतम को देखकर कबीर बोला, कहाँ तक पहुंची इन्वेस्टिगेशन? गौतम बोला, बॉस तलाश जारी है, हमने सब जगह देख लिया पर पता नहीं, अद्विक की कहीं भी पता नहीं लग रहा। कबीर बोला, तुमसे ये उम्मीद नहीं है गौतम। गौतम बोला, सॉरी बॉस, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आपको एक और बात बतानी है। कबीर बोला, क्या? बॉस, समायरा को होश आ गया है। ये सुनते ही कबीर की आंखें चमक जाती हैं। दिल में सुकून आ जाता है। गौतम फिर बोला, एक और बात बतानी है बॉस। कबीर कंफ्यूजन में देखता है तो गौतम बोला, समायरा की दिमागी रूप से बच्चों जैसा बिहेव कर रही है। कबीर अपने कमरे में बिस्तर पर थोड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने अजीब से इमोशंस थे, कुछ ऐसे इमोशन जो इतनी आसानी से कभी दिखाई नहीं देते थे। समारा के बारे में सुनने के बाद, लाख कोशिश करने के बाद भी इमोशन को सप्रेस नहीं कर पा रहा था। उसे अपने बचपन की एक छोटी सी झलक याद आती है। एक छोटी बच्ची बहुत नन्ही सी गुड़िया पालने में लेटी हुई थी, खिलखिला रही थी, अपने हाथ पैरों को हिला रही थी। एक बच्चा पालने के पास आकर छोटी सी बच्ची को देखता है। उस लड़की को देखकर छोटी बच्ची अपनी आंखों को पलकों को कई बार झपकाती है। उसकी मोटी मोटी आंखें टुकुर टुकुर लड़के को मुस्कुरा देख रही थी। लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ जाती, यू आर सो टाइनी, तुम कितनी छोटी सी हो। वह लड़का हंसती हुई तो छोटी गुड़िया को देख कर बोला। तभी उस लड़के को पीछे से एक आदमी की आवाज आती है, कबीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर पलट कर अपने डैड की तरफ देख कर बोला, नथिंग डैड, मैं बस ऐसे ही समारा को देखने आया था। ये सुनकर आदमी मुस्कुरा दे देता है, जब भी इसके पास आते हो देखो कैसे हंसने लगती है तुम्हें देखकर। इसके बाद कबीर मुस्कुराकर पालने में छोटी सी गुड़िया को देखता है। कबीर अपने डैड की तरफ देखते और बोला, हाउ इज मॉम, क्या वह ठीक है? कबीर के डैड ने जवाब दिया, हाँ वो ठीक, बिल्कुल ठीक है, और आरव उसी के पास उसका ख्याल रख रहा है। समायरा कबीर की उंगलियों को अपने हाथ में पकड़कर अपने होठों में लगा लेती है, उसके साथ खेलने लगती है। कबीर समारा से बोला, तुम मुझे अच्छे से पहचान गई हो ना? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। कबीर कहते हुए, बड़ा भाई प्रोटेक्ट होता है, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू माई प्रिंसेस, आई प्रॉमिस। अंधेरी सी काली रात में जबरदस्त तूफान बारिश ने रात के अंधेरे को और भी ज्यादा भयानक बना दिया था, और सोने पे सुहागा। कहीं करने वाली चीज ये थी कि गोलियों की आवाज, बहुत सारे गुंडे किसी को ढूंढ रहे थे। एक झाड़ी के पीछे छुपे आरव समायर और कबीर के ऊपर मौत का खंडर मंडरा रहा था। आरव कबीर के थोड़े डरे लग रहे थे। आरव ने 6 महीने की समायरा को अपने सीने से लगाया रखा था। आरव उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो हमें नहीं छोड़ेंगे। कबीर आरव से बोला, तुम समायरा को लेकर भाग जाओ, मैं यहीं पर रुकता हूँ।
आरब कबीर की तरफ देखकर कड़क आवाज में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बिल्कुल भी नहीं, हम सब साथ रहेंगे, तुम यहीं पर रहोगे मेरे पास। कबीर उसे गुस्से में बोला, तुम खुद तो मरोगे ही, साथ में तुम्हारी वजह से मैं भी मर जाऊंगा, और मुझे तुम लोगों की वजह से मरने का कोई शौक नहीं है। मॉम डैड ऑलरेडी मर चुके हैं, मैं नहीं चाहता मरना। अगर तुम मरना चाहते हो तो शौक से मरो, पर मैं नहीं मरने वाला, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम दोनों की वजह से मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालने वाला। ये बोलकर कबीर वहां से भाग जाता है। आरब चौंक जाता है, वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था वह उन लोगों को मरता हुआ ऐसे छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए कैसे भाग सकता है। वो रहा वह लड़का, पकड़ो उसे, खत्म करो। कबीर जब उन गुंडों को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, वह डर कर घबराहट तो उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े हुए वह इतने पड़े हुए हैं, और इतने में ही समायरा भी जोर जोर से रोने लगती है। वह गुंडों का ध्यान आरब की तरफ भी चला जाता है, दूसरा भी यहीं पर छुपा हुआ है, पकड़ो उसे और खत्म करो। आरब तुरंत झाड़ियों से निकलकर तेज स्पीड के साथ भाग जाता है। उसके पीछे गुंडे पड़े हुए थे, गोलियों की आवाज भी चल रही थी, लेकिन उसे किसी चीज की सुध बुध नहीं थी। वह बस भागे जा रहा था। पाँव में कांटे चुभ गए थे, खून निकलने लगा था। वह सिर्फ, तुमने अच्छा नहीं किया कबीर, तुम हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो? अपनी जान बचाने के लिए तुमने हमारा साथ छोड़ दिया, मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये बड़बड़ाता हुआ आरब बस भागता ही रहा, बिना पीछे मुड़े। प्रेजेंट में कबीर बिस्तर पर खड़ा होता है और खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल चुप रहता है, उसके अंदर सिर्फ सन्नाटा रहता है। उसके बाद वह एक गहरी सांस लेकर अपने अंदर उठ रहे इमोशन को फिर दबा देता है। बचपन खत्म, बचपन खत्म, बचपन के वादे भी खत्म। समय इतना बदल जाएगा, भला कौन सोच सकता है। कुछ देर इतनी तरफ सन्नाटे में खड़े रहने के बाद कबीर के पास गौतम आता है। बॉस, आपसे मिलने कोई आया है गार्डन में, आप चलेंगे? कबीर हल्का सा अपने सिर हिला देता है, फिर गौतम के साथ चला जाता है। कबीर गार्डन में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। वह देखता है कि वहां पर खड़ा हुआ एक बुजुर्ग आदमी उसे गुस्से में तिलमिला रहा है। देखने में वह बुजुर्ग, लेकिन उसका ऑरा कुछ ठीक नहीं, काफी खतरनाक लग रहा था, काफी भयानक लग रहा था। बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें के साथ आईब्रोज ऊपर उठा लेता है। कबीर को देखकर वह आदमी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। तुम? कबीर एक चिढ़ने वाली मुस्कान के साथ बोला, कहिए, कैसे आना हुआ आज मेरे घर पर? वह आदमी अपनी मुट्ठियों को जोर से कसते हुए, दांत पीसते हुए बोला, मेरे बेटे को तुमने मार डाला। कबीर डोकर, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। कबीर इस बात पर हंसने लगता है। वह वहां पर लगी कुर्सी पर बैठकर अपनी सिगरेट जला लेता है। ये तो होना ही था, और ये क्यों हो, ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके बेटे के साथ मेरी पर्सनल दुश्मनी थी, और अंडरवर्ल्ड में तो ये सब कुछ चलता रहता है। हम अपने दुश्मन को रास्ते से नहीं हटाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? इस दुनिया का रूल है। और तुम्हारे बेटे के तो मेरे पर्सनली अपने पर्सनलिज्म की वजह से रास्ते से हटाया। कबीर ने बोला, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुमने मेरे बेटे को मारा है, मैं भी तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। इस बात पर कबीर अपनी आईब्रोज उठाकर बोला, मेरी फैमिली? फिर गहरी सांस लेकर अपने पैर को टेबल पर रखकर दूसरे पैर को उसके ऊपर रखकर कबीर सिगरेट का कस लेते हुए कहा, कबीर डोगरा इस दुनिया में अकेला आया था और अकेला जाएगा। मेरी फैमिली नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। यह सुनकर आदमी, जिसका नाम चंद्रशेखर प्रतापति था, उसने कबीर से कहा, तुम्हारी फैमिली है, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी फैमिली। मैं तुम्हारा भाई को मैं जानता हूँ, और तुम्हारी बहन को भी। मैं अपने बेटे की मौत का बदला उन दोनों को खत्म करके लूंगा। आरब और समायरा के बारे में सुनते ही कबीर के एक्सप्रेशन हल्के से चेंज हो जाते हैं, जिन्हें नोट करके चंद्रशेखर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, मैं जानता हूँ, तुम चाहे कितनी भी एक्टिंग कर लो, तुम्हें उनके जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता। वह तुम्हारी फैमिली नहीं है, लेकिन तुम्हें पड़ता है। मेरे बेटे की मौत का बदला मैं तुम्हारी फैमिली को छीन कर लूंगा। कबीर बोला, यार, इन लोगों में बिना जरा भी मौत का खौफ नहीं है। चले आते हैं मुंह उठाकर, इनको क्या अपनी जान बिल्कुल प्यारी नहीं है? अब इन सब के बीच में उन दोनों को घसीटने की क्या जरूरत थी? अब उनका कोई तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ? कबीर खड़ा होकर अपने हाथ झाड़ते हुए बोला, गौतम, ठिकाने लगा दो। चंद्रशेखर हड़बड़ा गया। उसने इस चीज की उम्मीद भी तो बिल्कुल नहीं की थी। गौतम उस आदमी के सीने में 3-4 गोलियां चला देता है। वह बूढ़ा आदमी वही जमीन पर गिरकर ढेर हो जाता है। वह सारा खौफनाक नजारा अयान अपनी आंखों से देख रही थी। उसकी सांसें हलक में अटक जाती है। लाइक सीरियसली, इस आदमी के लिए लोगों का मारना और मरना ऐसा है जैसे प्याज टमाटर काटने जितना आसान है। कबीर जब आगे बढ़ रहा था तो उसके कदम रुक जाते हैं। अयाना कबीर के पास आती है और जोर से
उसके गाल पर तमाचे जड़ देती है। एक से रुक जाते, ऐसे करके 6 से 7 तमाचे कबीर के गाल पर जोर से जड़ देती है। यू बास्टर्ड, तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो, जानवर, तुम ऐसे कैसे किसी को भी तुम मार सकते हो। वो बुजुर्ग आदमी था, कम से कम उसकी उम्र का लिहाज तो कर लिया होता। अयाना की आंखों में आंसू से भर जाती है। वो कबीर के कॉलर को पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाने लगती है। कबीर के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डार्क। अयाना संभल पाती इससे पहले कबीर उसे कंधे पर उठाता है और बंगले के अंदर ले जाता है। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, तुम्हें मैं जान से मार डालूंगी, तुम राक्षस हो, राक्षस, आई हेट यू। वह उसे सीधा अपने कमरे में ले आता है, फटाक से बिस्तर पर फेंक कर मारता है जैसे किसी सामान को, और फिर दरवाजा लॉक कर देता है। आयना की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है, उसके माथे पर पसीना आ गया था। कबीर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो? आयना कांपती हुई आवाज में बोली, पीछे हटने लगती है। शर्ट निकालने के बाद कबीर आयना को पैर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। बहुत ही बेरुखी के साथ उसके बालों को आयना के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर बोला, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। उसके बाद वह बहुत जबरदस्त तरीके से उसे किस करने लगता है। आयना की आंखों में आंसू टपक पड़ते हैं। वह खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं छुड़वा पाती। कबीर किस को बहुत ज्यादा डीप और बहुत ज्यादा पेशेंट कर देता है। उसके किस में अग्रेसिवनेस तकरीबन 10 मिनट तक अयाना अपनी पूरी कोशिश करती है कबीर को दूर धकेलने की, पर कबीर उसके हाथों पैरों को ब्लॉक कर चुका था। धीरे धीरे अयाना झटपटाना बंद कर देती है। कबीर थोड़ा स्लो हो जा चुका था, थोड़ा पोलाइट हो चुका था। अयाना की आंखों में बहते हुए आंसू को कबीर महसूस कर सकता था। एक पल के लिए वह अपने होठों को अयाना के होठों से हल्का सा दूर करता है और उसकी आंखों में देखता है। गुस्से, आंसू, दर्द, इन सब के कारण अयाना की आंखें लाल हो गई थी। कबीर अयाना की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, वो हरकत दोबारा मत करना। उसके बावजूद भी तुमने, आई वॉन्ट टू गिव यू अ पनिशमेंट, ताकि तुम हमेशा याद रखो। अयाना गुस्से में कबीर की आंखों में देखते हुए बोली, तुम खूनी हो, दरिंदे हो, ऐसे कैसे तुम किसी की जान इतनी आसानी से ले सकते हो। कबीर के एक्सप्रेशन थोड़े बहुत डार्क थे, पर वो हल्के से नरम हो जाते हैं। वह अयाना की आंखों में देखता हुआ कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत ज्यादा नफरत है, ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा बस चले तो अभी इसी वक्त मुझे खत्म कर दो, और तुम्हारी नफरत जायज भी है। मैं ऐसा क्यों हूँ, ये चीज मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा, कम से कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अब दोनों के होठ एक दूसरे के होठों के बिल्कुल करीब थे। कबीर अयाना से बोला, तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती। अब तुम जो भी है, जैसी भी है, तुम मेरे साथ ही रहना है, हमेशा हमेशा के लिए। आई वॉन्ट टू यू फॉल इन लव विथ मी अगेन। ये बोलकर कबीर एक बार फिर से अयाना के होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लेता है। वह समझ चुकी थी कि अब इसे जो करना है वह करके ही रहेगा, और उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह इससे मुकाबला कर सके। अचानक से कबीर की सॉफ्टनेस अयाना के दिमाग पर हावी होने लगती है। वह हैरान थी कि इस डेविल में इतने प्यार से किस क्यों कर रहा है। क्या यही उसका पैतरा है लड़कियों को अपने जाल में फंसाने का? क्या कहा इसने? आई वॉन्ट यू टू फॉल इन लव विथ मी अगेन। क्या ये चाहता है कि अयाना उसके प्यार में गिर जाए? कभी भी नहीं। अयाना कबीर को सिर्फ नफरत करते, अपने माँ बाप कातिलों से प्यार में गिर जाना बहुत शर्मनाक होगा। किस बहुत ज्यादा डीप हो जाती है तो अयाना का दिमाग एकदम से ब्लैंक होने लगता है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है। धीरे धीरे कबीर का किस उस पर असर डालने लगता है। कबीर की उंगलियां उसके हाथों की उंगलियों में फंसी हुई थी। उसके बदन की महक अयाना के रोंगटे खड़े कर दे। देखते ही देखते जाने अनजाने में कब अयाना के होठ भी किसके रिस्पॉन्स में मूव करने लगते हैं, उसे खुद भी समझ नहीं आता। इसे महसूस करते ही वो सीक्रेटली कबीर के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अयाना की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाती है। उसके रोंगटे बहुत खड़े हो जाते हैं। उसकी सांसें, वो तो बस पूछो ही मत। अयाना इस किस में पूरी तरह से खो जाती है। उसके हाथ धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और कबीर की मस्कुलर बॉडी को टच करते हैं। ओ माय गॉड, ना सिर्फ ये इंसान बहुत हैंडसम है, बहुत ही स्टाइलिश की तरह है, इसकी बॉडी तो और भी ज्यादा पागल कर देने वाली। एक से बढ़कर एक ही हथियार है इसके पास, तो क्यों ना हो लड़कियां इसके प्यार में पागल। अयाना इस बात पर हैरान थी कि जिस आदमी को वह डेफिनेटली जान से मारना चाहती थी, वह इंसान को किसको एंजॉय कर रही है। अयाना अपने आप को डांटते हुए अपनी मन ही मन बोली, शिट शिट शिट, नहीं है अयाना, ये क्या कर रही हो तुम? ओ गॉड, अब मैं कैसे बचूं? इस डेविल को इतना बुरा सेड्यूस करना कैसे आता है? क्या इसे मुझे हिप्नोटाइज कर किया है? मैं इसे रोक क्यों नहीं पा रही हूँ? अयाना का जिस्म एक अजीब सी गर्मी पकड़ने लगता है। अयाना के हाथ अपने आप ही चलने लगते हैं। फिर धीरे धीरे जब कबीर ये महसूस करता है कि अयाना की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है, तो वह अपने हाथों और
हाथों को और अपने होठों को अयाना से अलग कर लेता है। अचानक से कबीर को रुका हुआ देख अयाना अपनी आंखें खोलती है। कबीर उसे एक शैतानी सी मुस्कान के साथ देख रहा था। वह प्यार से उसके होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोला, तुम चाहे मुझसे कितनी नफरत क्यों न कर लो, लेकिन तुम्हारी बॉडी मेरे टच से ही रिएक्ट करती है। इस बात को तुम भी झुठला नहीं सकती। कबीर अयाना कबीर की आंखों में देखते हुए बोली, आई हेट यू। वह सुनकर कबीर के होठों पर मुस्कान आ जाती है। आई नो। कबीर के गले में एक लॉकेट था जिस पर उसका अभी अभी ध्यान गया। वह लॉकेट कबीर की अयाना को उस लॉकेट को देखते हुए देख कबीर बोला, क्या हुआ, क्या देख रही हो? अयाना बहुत कंफ्यूजन में कबीर से बोली, ये लॉकेट, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने इस लॉकेट को कहीं देखा है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? कबीर अयाना का सवाल सुनकर कोई जवाब नहीं देता, बस उसकी आंखों में देखता रहता है। कबीर खड़ा हो जाता है और अपनी शर्ट के पहनने लगता है और बटन बंद करते हुए अयाना की तरफ देख कर कहता है, ये मेरी तुम्हें लास्ट वार्निंग थी। अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो आई विल नॉट बी एबल यू टू स्टॉप माई सेल्फ। कबीर शर्ट पहनने के बाद रूम का दरवाजा खोलता है। अयाना के दिमाग में अब भी लॉकेट था जैसा कहीं तो देखा है, पर कहाँ? बस बस कुछ इतना इतना धुंधला कि उसके आगे वह कुछ भी नहीं देख पाती। उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है और वह अपना सर पकड़ लेती है। व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है मुझे? कबीर अपनी गाड़ी को एक सुनसान सी जगह पर लेकर आता है। उसके बाद वह गाड़ी के बाहर निकलता है। उसके एक्सप्रेशन हमेशा की तरह कोल्ड थे। तभी गौतम वहां पर भागता हुआ कबीर के पास आता है। कबीर आसपास नजर मारते हुए बोला, कुछ पता चला? गौतम ने कहा, उस नंबर की लोकेशन यहीं की है। यहाँ का हमने चप्पा चप्पा छान मारा पर कुछ भी नहीं मिला। अभी तक वहां पर उस तरफ एक घर है, खाली पड़ा है। मेरे ख्याल से वहीं से कॉल किया गया है। कबीर थोड़ा दूर खाली पड़े घर की तरफ देखता है और गौतम और कबीर उस घर के अंदर एंट्री करते हैं। कबीर अपनी तीखी नजरों से घर के एक एक चीजों को बड़े गौर से देखता है। उसकी शार्प नजर से कोई भी चीज इतनी आसानी से बच नहीं सकती, पर उसे यहाँ पर कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। कबीर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अगर कॉल यहाँ से आई थी तो ये सुनसान कैसे हो सकता है? जरूर यहाँ पर कोई मौजूद था। कबीर गौतम से बोला, चलो, अब यहाँ पर कुछ ना है तो क्या फायदा। कबीर वहां से चला जाता है। गौतम अपने सारे गार्ड्स के साथ कबीर के साथ निकल जाता है। उनके जाने के ठीक बाद झाड़ियों में से एक आदमी निकलकर बाहर आता है। उसकी शक्ल देखकर वह किसी गुंडे से कम नहीं लग रहा था। उनके जाते ही वह अपना फोन मिलाकर किसी को इन्फॉर्मेशन देते हुए बोला, वह लोग यहाँ से चले गए। आपका शक बिल्कुल सही था। वे सब यहाँ पर चेकिंग के लिए आए थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और चले गए। तभी उस आदमी को अपने कंधे पर किसी की थपथपाना महसूस होता है। कंफ्यूजन और हैरानी होकर वह आदमी जैसे ही पलटता है, एक पंच जोर से उसके मुंह पर आके लगता है। सुनसान से घर के सोफे पर एक आदमी पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर पंच लगने के कारण बहुत बड़ा नीला निशान पड़ गया था। जैसे तैसे संभालते हुए वह होश में आता है तो देखता है उसके सामने वाले सोफे पर अपने एक पैर पे दूसरा पैर रखे हुए बहुत स्टाइल के साथ बैठा हुआ कबीर दिखाई देता है। उसकी आंखों में बहुत कोल्डनेस थी, इतनी ज्यादा कि सोफे पर पड़े हुए आदमी के रोंगटे ही खड़े हो गए थे। कबीर उस आदमी को देखते हुए हल्का हल्का अपना जूता हिलाते हुए बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? ये सारे लोग यहाँ पर तुम्हारी खातिरदारी के लिए हैं। अब जो भी पूछा जाए उसका सही सही जवाब देना, वरना इनकी खातिरदारी पूरे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मशहूर है। वह आदमी हिम्मत करके कबीर से बोला, पर आप लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चला? इस बात पर कबीर ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, बेवकूफ, तुम्हें पता है जंगल में आग लगने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जलती हुई सिगरेट को कभी भी घास पर नहीं फेंकना चाहिए। कबीर जब वापस जा रहा था तो अचानक उसे थोड़ी सी एक दूरी पर एक सिगरेट दिखाई दी। एक सिगरेट जो अभी तक जल रही थी, अभी तक जिसमें हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। इसका मतलब वो यहाँ पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। गौतम और उसके आदमी काम के वक्त सिगरेट या कुछ भी खा पी ले, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। कबीर उस आदमी से बहुत सीरियस आवाज में बोला, अब एक काम करो, जो कुछ भी तुम्हें पता है तोते की तरह बक दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिछवाड़े में
लोग गर्म लोहे का सरिया ना डालें तो चुपचाप अपना मुंह खोलो। मेरा 1 सेकंड भी वेस्ट मत करना, क्योंकि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मेरा कोई टाइम और दिमाग खराब करे, ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं होती। किसे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे? कौन है जो आरव राव से पंगा ले रहा है, ये जानते हुए भी कि किसका कनेक्शन मुझसे है? वह आदमी कबीर की तरफ देखकर बोला, देखो, मैं उस आदमी को ऐसे अटक अटक कर बोलता हुआ देख कबीर अपने आदमी से बोला, गरम सरिया। आदमी ने कहा, मेरे मेरे बॉस को दे रहा था इन्फॉर्मेशन। ये सुनकर कबीर अपनी आईब्रोज को सिकोड़ लेता है और कौन है तुम्हारा बॉस? ये सुनकर वह आदमी 1 सेकंड के लिए चुप हो जाता है। कबीर फिर अपने आदमी से बोला, सरिया। तभी वह आदमी तुरंत हड़बड़ा कर बोला, अद्विक अद्विक खन्ना है उसका नाम। दूसरी तरफ शानवी ट्रे लेते हुए कहा, काका, मैंने कहा ना मैं ले जाऊंगी, आप यहाँ पर डेकोरेशन देखिए। ये बोलकर शानवी खाने की ट्रे लेकर सीढ़ियों से होते हुए आरव के कमरे में चली जाती है। कमरे में आरव नहीं था तो उसकी नजर बालकनी पर पड़ती है। आरव बालकनी में खड़ा था, हाथ में सिगरेट लेकर। आरव को देखकर एक पल के लिए शानवी का दिल थम जाता है। हिम्मत बटोरते हुए वो चलकर बालकनी की तरफ जाती है। धुएं की वजह से अचानक उसे खांसी आ जाती है। उसकी खांसी की आवाज सुनकर आरव तुरंत पलट कर देखता है और पाता है कि धुआं की वजह से शानवी खांस रही है। उसे प्रॉब्लम हो रही है तो वो तुरंत सिगरेट को फेंक देता है। ओह, आई एम सॉरी, यू आर ऑल राइट? अपने आप को संभालते हुए शानवी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। शानवी आरव से बोली, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रखा है, खा लेना। ये बोलकर वह जाने लगती है। आरव बोला, रुको। शानवी के कदम रुक जाते हैं। वह यहाँ रुकना नहीं चाहती थी, अपने अंदर कुछ दबा रही थी। वह उसकी आंखों से बाहर ना आ जाए। वह अपने आप कंपोज को मेंटेन रखते हुए और अपने इमोशंस को कम्प्लीटली दबाते हुए आरव की तरफ देखकर बोली, हाँ, पर जिन हालातों में, जिन इमोशंस बैकग्राउंड से गुजर रही थी, ऐसा ही कुछ आरव भी महसूस कर रहा था। एक दर्द अपने सीने में, ऐसा दर्द जिसे चाहकर भी वह बयां नहीं कर पा रहा था। उनकी आंखें जैसे एक दूसरे से अपना दर्द बयां कर रही थी, पर कोई समझने को तैयार ही नहीं था। समायरा ने खाना खा लिया? शानवी ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने उसे खिला दिया और दवाई भी दे दी। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद आरव ने कहा, और तुमने तुमने खाया? यह सुनकर तो शानवी का दिल में दर्द और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। वह अभी भी, नहीं, मैं थोड़ा बिजी हूँ तैयारी में, जल्दी काम खत्म करना है। तो शाम को तुम्हारी इंगेजमेंट भी तो है, और तुम्हारी इंगेजमेंट रिंग आ गई है, ज़रा चेक कर लेना। इंगेजमेंट का नाम सुनते ही आरव का बदन जैसे सुन पड़ जाता है, बर्फ की तरह जम जाता है। दिल बहुत भारी हो जाता है। आरव थोड़ी हिम्मत बटोरते हुए शानवी से बोला, काम चलता रहेगा, समय पर खाना खाना ज़रूरी होता है। शानवी ने एक कड़वी सी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा बहुत कुछ है जिसकी मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी, पर झेलना पड़ा। मेरी चिंता तुम ना ही करो तो ठीक है, अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। वे दोनों वहीं खड़े थे कि तभी अचानक जोर से चिल्लाने समायरा के चिल्लाने की आवाज़ दोनों के कानों में पड़ती है, और दोनों एकदम से चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शानवी थोड़ी हड़बड़ाई सी आवाज़ में बोली, ये तो सेम की आवाज़ है। आरव की भी एकदम से आंखें बड़ी हो गई। वह दोनों फटाफट भागकर कमरे से बाहर चले गए, सीढ़ियों से होते हुए हॉल में आए। उन्हें समायरा लगातार चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आरव मदन काका से बोला, काका, समायरा कहाँ है? मदन काका भी थोड़ी हड़बड़ाहट में बोले, वह स्टोर रूम में है। शानवी पहले ही स्टोर रूम की तरफ भाग गई थी, क्योंकि उसे पता था कि समायरा कहाँ है। आरव भी स्टोर रूम में भाग जाता है, एक बंद अंधेरे कमरे में, जिसमें एक आदमी जोर से चिल्लाया, समायरा। उस आदमी के हाथ ऊपर की तरफ जंजीरों में बंधे हुए थे, बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, शरीर पर गहरे चोटों के निशान। आंखें हल्की हल्की खुल रही थी, पर उन आंखों में बहुत दर्द था, और दर्द भरी आवाज में बोला, अपने अद्विक को माफ कर दो सेम, तुम्हारा अद्विक तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। शानवी और अब जैसे ही अंदर पहुंचते हैं, देखते हैं कि समारा जोर जोर से चिल्ला रही थी। वह चिल्ला रही थी, डरी हुई लग रही थी, कांप रही थी। अचानक उसे इस हालत में देखकर शानवी और अरब तुरंत उसके पास आते हैं। सेम सेम, क्या हुआ? शानवी बहुत हड़बड़ाते हुए पैनिक आवाज में बोली,
समायरा कोई जवाब नहीं देती। वह अब भी जोर-जोर से चिल्ला रही थी, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आरव समायरा से बोला, समायरा, समायरा बच्चे क्या हुआ? बताओ मुझे क्या हुआ? डरते हुए समायरा ने अपने कांपते हुए हाथ को एक डायरेक्शन में लेकर पॉइंट करती है। सानवी और आरव जैसे ही उस डायरेक्शन में देखते हैं, उनकी सांसें एक पल के लिए रुक जाती है। समायरा जहाँ पॉइंट कर रही थी, वहां पर एक बड़ी सी पिक्चर लगी हुई थी, जिसमें वह सब लोग थे, वह चारों। और समायरा ऐसे चिल्लाते हुए एक इंसान के चेहरे पर देखकर, वो अद्विक थी। आरव और शानवी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन दोनों के चेहरे पर बड़े ही अजीब से कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस थे। आरव समायरा को पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है, उसे कस के अपनी बाहों में थाम लेता है। कुछ सेकंड के लिए उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। तो क्या इसका मतलब, इतने दिनों से उसे जो डाउट था, क्या वह गलत था? क्या वाकई में आरव समायरा का गुनहगार है? शानवी के सीने में अजीब सी हलचल होने लगती है, अजीब सी घबराहट। समायरा अद्विक की तस्वीर देखकर इतना क्यों डरी? ऐसे जोर जोर से क्यों चिल्लाई? क्या इसका मतलब कहीं आरव ने जो उसे कहा था वह सही तो नहीं? कहीं अद्विक समायरा अपने कमरे में आराम से सो रही थी। आरव उसके पास बैठकर प्यार से उसके सर को सहला रहा था, उसे सुला रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था, तकलीफ भी हो रही थी। ना जाने कैसी कैसी अजीब फीलिंग दौड़ रही थी उसके अंदर। शानवी कमरे में आती है। समायरा सो गई? आरव वहां चलकर शानवी के पास आता है और समायरा की तरफ उंगली करते हुए कहा, देखो, इसकी हालत देखो। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे भाई की बेगुनाही समायरा की गवाही पर डिपेंड करती है। माना कि ये इस वक्त अपने होश में नहीं है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब मेरा यकीन और भी ज्यादा पक्का हो गया है कि अद्विक ही है जिसने ये सब किया है। क्या अब भी तुम कुछ कहना चाहोगी? इस बार सानवी अपने भाई को डिफेंस में कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि इस बार उसका दिल भी अजीब सी दुविधा में था। वह कह ही नहीं सकता, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वह अपनी आंखों से देखा, वह चाहकर भी झुठला नहीं सकती थी। शानवी चुपचाप वहां पर खड़ी, आरव वहां से चला गया। फिर वह समायरा के पास आती है और बैठ जाती है। उसकी आंखें आंसू से भर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पता लगाए सच्चाई का। कहाँ ढूंढे अपने भाई को? आखिर कहाँ चला गया? अद्विक क्यों छुपा हुआ है? क्यों सामने नहीं आ रहा? शानवी का दिल बहुत बेचैन हो रहा था अद्विक की फिक्र में। दूसरी तरफ अयान अलीशा कमरे में थी। अलीशा की आंखों में आंसू थे। तभी पीछे से आवाज आती है। वह दोनों पलट कर देखती हैं तो चौंक जाती है, क्योंकि पीछे डेविल खड़ा हुआ था। डेविल कड़क आंखों से उन दोनों को देखता हुआ आगे बढ़ता है। कबीर ने प्यार से अलीशा के एक गाल को खींचते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे एंड आई एम सॉरी। जब तुम मेरे पास आई तो मेरा दिमाग थोड़ा खराब था। अयाना हैरान थी। अपने उसने डेविल को इतने प्यार से अलीशा से कभी बात करते हुए नहीं सुना, कभी भी नहीं। इसे हो क्या गया आज? अलीशा के आंसू पोंछते हुए कबीर ने कहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे बर्थडे के दिन आज तुम्हें एक स्पेशल सरप्राइज मिलने वाला है। ये सुनकर अलीशा और अयाना दोनों कंफ्यूज हो जाती है। कैसा सरप्राइज? अयाना कंफ्यूजन में पूछती है। कबीर खड़ा होकर अयाना की तरफ देखकर बोला, बस सरप्राइज अलीशा के लिए है और सरप्राइज बताए नहीं जाते। अब फटाफट तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। थोड़ी देर बाद कबीर अपने कमरे से निकलकर नीचे हॉल में आता है। नॉर्मल जींस शर्ट में, जेल से सेट किए हुए बाल, बॉडी पर जबरदस्त परफ्यूम की कबीर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, हैंडसम बन रहा था। उनका उनके पास पहुंचकर कबीर ने कहा, रेडी? अब चलो। कबीर आगे चलता है। अयाना, नम्रता, अलीशा तीनों कंफ्यूज थे कि उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है। अलीशा तो बच्ची थी, लेकिन अयाना, उसकी खास कड़क नजरें जमी हुई थी इस डेविल पर। सब गाड़ी में बैठते हैं। कबीर गाड़ी ड्राइव करता है। गौतम पैसेंजर सीट पर बैठता है और तीनों लड़कियां पीछे वाली सीट पर। अयाना कबीर से बोली, वैसे तुमने बताया नहीं, हम जा कहाँ रहे हैं? कबीर ने ड्राइव करते हुए कहा, जब पहुंच जाएंगे पता चल जाएगा। अयाना थोड़ा इरिटेट होकर बोली, तुम कोई भी बात ठीक से नहीं बता सकते क्यों? कबीर ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें ऐसे परेशान करने में मुझे मजा आता है। कबीर का जवाब सुनकर अयाना फ्रस्ट्रेट हो जाती है। जल्दी उनकी गाड़ी एक अस्पताल के बाहर पहुंचती है।
अस्पताल को देखकर अयाना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। कबीर गाड़ी से निकलता है। गौतम गाड़ी से निकलकर सबके लिए दरवाज़ा खोलता है और सब बाहर निकल जाते हैं। अलीशा आगे बढ़ती है। कबीर हल्का सा झुक कर बोला, थैंक मी लेटर। उसके बाद कबीर दरवाज़ा खोल देता है। अंदर अलीशा कुछ ऐसा देखती है कि उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसका चेहरा खिल जाता है। अयाना को समझ नहीं आया और ना ही नम्रता को। वह दोनों जब कमरे में अंदर झांक कर देखती हैं तो उन्हें भी हैरानी होती है। अलीशा बिस्तर पर बैठे हुए अपनी ही उम्र के छोटे से बच्चे के पास दौड़कर पहुंच जाती है। अलीशा को देखकर उस बच्चे का चेहरा भी बहुत खिल जाता है। समर्थ, अलीशा दोनों बहन भाई एक दूसरे को जोर से हक करते हैं। समर्थ को हक करके अलीशा ने कहा, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। समर्थ ने भी जवाब दिया, मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया। हक ब्रेक करके अलीशा कबीर की तरफ देखती है। फिर वह उतर कर भाग कर कबीर के पास जाती है और जोर से हक कर लेती है। थैंक यू अंकल, यू आर द बेस्ट। कबीर हल्का सा मुस्कुराकर अलीशा के बालों को थोड़ा सहलाता है। कबीर की इस हरकत से अयाना इतनी ज्यादा हैरान थी कि पूछो ही मत। क्या कबीर ने अलीशा को उसके भाई से मिलवाने लेकर आया? और उसका भाई हॉस्पिटल में क्यों है? क्या उसे कोई प्रॉब्लम है? कबीर एक जरूरी फोन कॉल के लिए साइड में गया था। अयाना हैरान होकर गौतम से बोली, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? कबीर यहाँ पर अलीशा को उसके भाई से मिलवाने लेकर आ रहा है। गौतम ने अपना गला साफ करते हुए जवाब दिया, वह ये अलीशा के लिए सरप्राइज था। मैं सरप्राइज स्पॉइल नहीं करना चाहता था। अलीशा का भाई हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? वह यहाँ पर क्यों है? इस बात का जवाब देते हुए गौतम ने कहा, समर्थ को हार्ट प्रॉब्लम थी। जब उसे हॉस्पिटलाइज किया गया था तो उसकी हालत खराब थी। यहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। कुछ वक्त पहले ही समर्थ की सर्जरी हुई है और अभी वह रिकवरिंग स्टेज पर है। ये सुनकर तो अयाना और नम्रता के पैरों की नीचे जमीन खिसक जाती है। नम्रता हैरान होकर बोली, इतने छोटे से बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम? गौतम ने जवाब दिया, हाँ, समर्थ को हमेशा से ये प्रॉब्लम थी। मेरे बॉस चाहते थे कि वह एक बार ठीक हो जाए, उसके बाद वह समर्थ को अलीशा से मिलवाएंगे। तब तक के लिए उन लोगों को दूर रखना ही है ठीक था, क्योंकि अलीशा अपने भाई की इस हालत में देख नहीं पाती। गौतम की बात सुनकर तो अयाना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या बोले, कैसे रिएक्ट करे। डेविल ने अलीशा के भाई का ऑपरेशन करवाया, उसका इलाज करवाया। इतने घटिया इंसान ने ये अच्छा काम कैसे हो गया? पहली बार अयाना खुद से डेविल को डेविल कहने का मन नहीं कर रहा था। अयाना दूर कॉरिडोर में खड़े होकर कबीर की तरफ देखती है, जो फोन पर बात कर रहा था। उसे देखकर एक अजीब सी हलचल होती है। उसको हैरानी, कंफ्यूजनेस, पता नहीं क्या क्या। वो एक सांस लेती है, पता नहीं क्या है ये, और कितने रूप देखने बाकी हैं। स्टोरी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ना लाइक कमेंट करते।